बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के। और कल की क्लास हमारी बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आप लोगों का, है ना। तो हमने उस क्लास को और बेहतर कर दिया। तो हम कल पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो पहले तो ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस इशू तो नहीं है? अच्छा भाई, आवाज भी अच्छी है, वीडियो भी अच्छी है, अब सब्जेक्ट भी अच्छा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई कल की क्लास में पास पेपर्स का डिस्कशन करते हुए हमने 2000 से लेकर तकरीबन 2006 या 7 तक के पास पेपर्स को डिस्कस कर दिया था। अच्छा, उसके आगे का डिस्कशन हम लोग साथ साथ करते रहेंगे और उनके से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताते रहेंगे ताकि वो चैप्टर कंप्लीटली तौर पे कवर अप हो जाए। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो कल की क्लास में डिस्कशन जहाँ पे रुका था वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2007 के सवाल को स्टार्ट करते हैं। 2007 का जो ये सवाल था कि 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज एट एसटी। ठीक है, ये 2007 का सवाल है और ऑप्शंस क्या गिवन है। 56 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 20 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 58.5 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 22.4 डेसीमीटर। तो देखो भाई, ये पास पेपर सॉल्व करवाने से पहले आप लोगों को मोल से रिलेटेड तमाम फॉर्मूलास लिखवा दिए थे, तभी हम ये पास पेपर इजीली सॉल्व भी कर रहे हैं। हमने आपको क्या डिस्कस करवाया था विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूलास, अगर देखें कि ऑक्सीजन का मास इन ग्राम्स यहाँ पे मौजूद है, ऑक्सीजन का मास इन ग्राम्स यहाँ पर मौजूद है और आपसे पूछ रहा है कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब ये बात वॉल्यूम की ही हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। के ऑप्शंस पे यूनिट दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब एंड द डेसीमीटर क्यूब is equals to the liters. Decimeter cube is equals to the liters and it is considered as the standard वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम केमिस्ट्री के अंदर जब भी वॉल्यूम का डिस्कशन किया जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर जब भी वॉल्यूम का डिस्कशन किया जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब में किया जाएगा। इसका एक मतलब ये निकलता है कि अगर कभी पेपर में आप लोगों से ये कह दिया जाए कि वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, तो आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो भाई, 80 जैसे 80 ग्राम्स गिवन है तो 80 को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड। ठीक है, अब जरा देखो 80 32 32 32 32 into 2 is the 64, तो इट मींस कि यहाँ पे तो हो गया 64। ठीक है, अब इन मामला को आसान करने के लिए भाई कैलकुलेशन आपकी अच्छी कैसे होगी? कैलकुलेशन अच्छे करने के दो तरीके कार है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न ऑल द टेबल्स फ्रॉम 1 till the 20। 1 से 20 तक के सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। तो भाई हमारे पास वक्त को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया भाई 2.5 80 डिवाइड बाय 32 इज 2.5 मोल्स और मोल्स को एचटीपी पे वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से। अब कैसे करेंगे? 22.4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 44.8 बनता है और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 11.2 बनता है।
ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन आपके पास 44 और 11 कितना बना 55। तो 55 से नियरेस्ट ऑप्शन क्या है 56। वैसे तो डायरेक्ट एग्जैक्ट 56 बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर XYZ फ्रॉम द ईयर 2007। अब जरा अगले ईयर को देखते हैं। जैसे ही हमें कोई ऐसा सवाल दिखेगा कि हम ये समझेंगे कि यार ये सवाल तो हमने ऐसे तो कोई टॉपिक पढ़ा नहीं, आपको बताया नहीं, तो हम फिर टॉपिकल डिस्कशन पे आ जाएंगे। सर मेरा 56 आया, बेटा मेरा भी तो 56 आया। ये तो मैंने डायरेक्ट से 44 और 11 को प्लस कर दिया, तो इसके बाद 0.8 0.2 को भी तो प्लस करोगे, 56 ही तो मार्क किया है। अच्छा जी, फिर 2008 में कभी सवाल नहीं आया। 2008 में चैप्टर 1 से कोई सवाल आया ही नहीं, 2009 में आया। 2009 में क्या सवाल था, 2009 में ये सवाल था कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन C3H8 reacts with 5 moles of oxygen gas produces 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of H2O. So at STP, how many liters of oxygen are needed to completely burn 5 liters of C3H8। ये 2009 का सवाल है, 8 में सवाल आया ही नहीं था। ऑप्शन देखें भाई, 5, 10, 10.5, 15 और 25। अरे भाई इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। क्यों कि इक्वेशन उसने आपको बैलेंस करके दी, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ C3H8 रिक्वायर्स अबाउट 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक C3H8 को कितना ऑक्सीजन चाहिए 5, तो 1:5 का रिलेशन। तो भैया अगर ये 5 हो जाएगा तो ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप लोगों के जवाब का मुंतजर हूं। ऑप्शन ई, वेरी गुड, ये 25 होना चाहिए। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है भाई, समझ रहे हो आपको। और इसी तरीके से आपके साथ मजीद फिर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आती है, जैसे कि 2010 में 2010 का सवाल है रिगार्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखें सवाल इथाइलिन ग्लाइकोल यानी के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 से रेफर कर रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट all of the following are true except it contains carbon, hydrogen, oxygen। obviously ethylene glycol का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय द इथाइलिन। और ग्लाइकोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स अटैच हो जाए तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं।
तो इथाइलिन से बनने वाला ग्लाइकोल क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो भाई ये कह रहा है पहला ऑप्शन, इट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ मौजूद है। फिर कह रहे हैं इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। इसका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, इसका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सेकंड ईयर केमिस्ट्री से कोई डिटेल में लेना देना। लेकिन इसका लेना देना क्या है कि सिंध बोर्ड की जो पुरानी केमिस्ट्री की बुक थी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक थी, उसके प्रोग्रेस टेस्ट में यानी चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ सवाल गिवन होते हैं। उनमें से एक सवाल स्टार्ट इस तरीके से होता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, और फिर आगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सवाल था। तो ये जो ऑप्शन है कि भाई इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, ये तो अब किसी किताब में नहीं है। तो अगर किसी ने किताब की रीडिंग सही मायनों में की है, तो किताब की रीडिंग करने का क्या मायने है कि किताब में मौजूद तमाम पैराग्राफ रीड करने के अलावा किताब की तमाम वर्क एग्जांपल्स, यानी कि वो सवाल जो किताब में सॉल्व हुए हैं, और तमाम प्रोग्रेस टेस्ट के क्वेश्चन, यानी कि जो चैप्टर के एंड में सवाल सॉल्व मेंशन है, उन तमाम सवालों को भी एक बार रीड करना होगा। क्योंकि देखो उनके रेफरेंस से आपका एक ऑप्शन पता चले कि अगर जिसने वो सवाल पढ़ा हुआ है उसको पता है कि भाई ये एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वो उस ऑप्शन बी को करेक्ट कंसीडर करेगा। और सवाल यही कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल एक्सेप्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। अगला सवाल, अगला ऑप्शन है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज CH3O, और पांचवा ऑप्शन है ABC। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी था कि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 62, एक ऑप्शन है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक ऑप्शन है कि ये एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक ऑप्शन है कि ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और एक ऑप्शन ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। अब जरा मुझे मेरे बच्चों बिना बिना वक्त को जाए किए बता दो कि इथाइलिन ग्लाइकोल के हवाले से कौन सी बात गलत होगी। पहली बात कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरी बात कि इसका मॉलिक्यूलर मास 62 है, तीसरी बात कि ये एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है, चौथी बात कि ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और पांचवी बात कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली बात गलत होगी, क्यों? क्योंकि भाई C2 और 2 4 और 6, C2H6 और 4, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ये तो हर किस नहीं है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है CH3O, यानी कि दिस इज द करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये हो गया 24, ये हो गया 6, 24 और 6 कितना होता है 30, 30 और 32, 24 और 6 30, 30 और 32, ये कितना बना 62। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि मॉलिक्यूलर मास 62 होगी। समझे भाई बात को? आगे बढ़ते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सवालात हैं इनकी इमेजेस आप लोगों को सेंड करवा दूंगा, ठीक है, इमेजेस सेंड करवा दूंगा। तो ये वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर हम अभी कॉपी कर रहे थे, या सर हमने सवाल का सॉल्यूशन तो यहाँ से कॉपी कर लिया लेकिन सवाल भूल गए, ये वाली टेंशन मत पालना, ठीक है। 2011 का सवाल है, 2011 का सवाल है, ये सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में, सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में जो वर्क एग्जाम्पल है, उस वर्क एग्जाम्पल स्टैच्यूमेट्री की वर्क एग्जाम्पल में सवाल मौजूद है। एग्जैक्टली सवाल ये इस वक्त
11 का है कि बाय हीटिंग 25 grams of calcium carbonate the mass of carbon dioxide produced is, और ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शंस में 14 grams, ऑप्शन बी 71 grams, ऑप्शन सी 11 grams, ऑप्शन डी 2 grams और ऑप्शन ई 10 grams। ठीक है भाई, आप जरा इस सवाल को देखें, इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन क्यों गिवन नहीं है इसकी वजह है, इसकी वजह ये कि सवाल में मौजूद, सवाल में जिक्र करदा रिएक्शन बहुत आसान है, उसकी इक्वेशन बनाना आसान है, इसलिए उसने ये फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार स्टूडेंट को ऐसी इक्वेशन तो बनाना आनी ही चाहिए। ठीक है भाई, तो आइए इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करें तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि ऐसी इक्वेशन तो खुद से बना सके, पर अगर इतनी काबिलियत भी नहीं है तो मेहनत करोगे, इतने काबिल बनो, क्योंकि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर होते हैं काबिल। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन देखो, इक्वेशन बैलेंस है, दोनों के दरम्यान है 1:1 का रिलेशन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरम्यान रिलेशन है 1:1 का रिलेशन, यानी कि जितने मोल्स ये होगा उतने ही मोल्स ये बनेगा। तो 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 3, ये हो गया 100। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, देखो भाई 2 जीरो है ना, तो 1 2 0.25 मोल्स। तो अगर ये 0.25 मोल्स है तो ये भी 0.25 मोल्स होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 0.25 मोल्स है तो मास कितना होगा 44 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.25 का मतलब होता है हाफ ऑफ दी हाफ, आधे का भी आधा, जिसको आप लोग 0.25 को 1/4 भी कह सकते हैं। तो अगर 44 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भाई सीधी सी बात है, क्या आंसर बनेगा 11 ग्राम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी? 2012 का एक सवाल है, ये 2011 का सवाल था, 2012 का सवाल देखिए। 2 grams of H2 molecules contain dash number of molecules। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 ग्राम आपके पास अवेलेबल हैं तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ऑप्शन ए 12.04 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन बी 6.02 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन सी 3.01 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन डी 1.008, ऑप्शन ई 2। अब जरा देखिए, 2 grams of hydrogen molecules contain what number of the molecules? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास गिवन 2 grams,
डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, तो कितने मोल्स बने? 1 मोल। 1 मोल को किससे मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल आएगा? 1 मोल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हमने देखा कि सवाल में 2 ग्राम्स ऑफ H2 का जिक्र है, तो डायरेक्टली हमने ऑप्शन बी मार्क कर दिया। ये सिर्फ समझाने के लिए इतनी बात करते हैं, वरना इतनी बात लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगले सवाल को देखें, इतना आसान सवाल है। दो 2013 का ये सवाल है। इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन divided by 1.37, the number of significant figures is option 1, 2, 3। अब देखो ये सवाल कह रहा है कि अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली तौर पे सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली तौर पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व होने के बाद जो एक आंसर आएगा, उस एक आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होने चाहिए। इस सवाल के हवाले से हमारे कोर एप्टीट्यूड सेंटर के फेसबुक पेज पे एक रील भी अपलोड हुई है। ठीक है, कोर के फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब पे भी, और मेरे ख्याल से कोर का एक इंस्टाग्राम पे भी पेज, उन सब पे इस सवाल की हमने रील बनाई हुई। तो सवाल क्या है कि भाई ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखें। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3। तो the least number of significant figures present in the expression would be present in the final answer of the expression। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल भी 2013 का है। If we take 2.2 grams of carbon dioxide, 6.02 exponent 21 atoms of nitrogen, and 0.03 gram atoms of sulfur, then the molar ratio of carbon, nitrogen, and sulfur will be
ऑप्शन ए 1:2:5, ऑप्शन बी 5:1:2, ऑप्शन सी 2:5:3, ऑप्शन डी 5:1:3। इस चैप्टर से एक तो सवाल ही आते हैं कि हर साल, जी बेटा ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब इस बात पे गौर कर लें, ये उस वक्त की बात है जब टोटल 100 सवाल का एमटीकैट होता था, टोटल 30 सवाल केमिस्ट्री के होते थे, पूरे टेस्ट में सिर्फ 30 सवाल केमिस्ट्री के होते थे, तब की बात है कि 1 या 2 सवाल आ गए। अब है 54 क्वेश्चंस, which means कि the number of questions from each chapter would be double। और ये देखा गया है 2020 में, 21 में, 22 में ये बात देखी गई है कि भाई चैप्टर 1 से 3-4 सवाल आ गए। क्यों? पहले 1-2 आते थे, अब 1 का डबल 2 या 2 का डबल 4, तो 3-4 सवाल आते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले कम से कम 3 सवाल आते थे, अब कम से कम 4 से 5 सवाल आते हैं। ठीक है, कम से कम। केमिकल काइनेटिक्स में पहले कम से कम 2 सवाल आते थे, कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से इस बात को भी मद्देनजर रखना है। अच्छा भाई, इस सवाल को सॉल्व करें। मोलर रेशो निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर का। सल्फर की अमाउंट गिवन है 0.03 ग्राम एटम्स, 0.03 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स के क्या मतलब होते हैं? ग्राम एटम्स के मतलब होते हैं मोल्स। तो हमने बफर और कॉमन आयन पढ़ लिया था। अब ये मुझे तो याद नहीं, आपको पता होना चाहिए। जीरो पॉइंट जीरो थ्री लिखा है, ये 2.2 लिखा है, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम्स को 2.2 ग्राम्स को 44 से डिवाइड करो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है भाई, पढ़ा देंगे, हम पढ़ाने के लिए तो है। कोई चीज मिस हो गई तो उसका ये मतलब नहीं है वो होगी नहीं, पढ़ाएंगे। 22/44 होता, 22/44 होता तो ये 0.5 बनता, लेकिन ये 2.2 है, ये 2.2 है तो ये बना 0.05। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है 6.02 एक्सपोनेंट 21 एटम्स। तो एटम से मोल्स को जाने के लिए इसको क्या क्या डिवाइड कर दिया था गैट्रो नंबर से, 6.02 एक्सपोनेंट 21 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 से 6.02 कैंसिल, और ये क्या बना 0.01, और ये 0.03 अपनी जगह पे मौजूद। इसको सॉल्व किया, इसके मोल्स निकाले, 2.2 से क्या बना 0.05, 6.02 एक्सपोनेंट 21 के मोल्स निकाले, ये क्या बना 0.01। इसके मोल्स पहले से गिवन, आप देखें ऑप्शंस में क्या है, 0.05, 0.01, 0.03 लिखा है, नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि अब आप इसका मोल रेशियो जो आप लोगों को निकालना है वो किस तरीके से निकालेंगे, इंपैरिकल फॉर्मूला को याद करें। क्या करते हैं, लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड कर देते हैं इन तीनों में, 0.05, 0.01, 0.03। कौन सी वैल्यू लीस्ट है 0.01, तो इसको डिवाइड कर दिया 0.01 से, इसको डिवाइड कर दिया 0.01 से, इसको डिवाइड कर दिया 0.01 से, तो ये बना, इसकी वैल्यू क्या बनी 5, इसकी वैल्यू क्या बनी 1, इसकी वैल्यू क्या बनी 3। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 5:1:3, 5:1:3, क्योंकि सवाल में पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर की बात हुई है,
और पूछा गया है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो हमने सॉल्व भी इसी पैटर्न पे किया, आंसर भी इसी रेशो में आएगा, 5:1:3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? ये 2013 की 2 सवाल हो गए। अब 2014 की ज्यादा मूव करते हैं। तो 2014 का सवाल है, ये सवाल भी शायद आप लोगों को कोर एप्टीट्यूड के फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पे रील्स की सूरत में शेयर किया गया था। इसका पूरा सॉल्यूशन जो भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं। सवाल है, द केमिकल एनालिसिस, असल में हमारे डायरेक्टर साहब की अप्रोच है इन बांटो। तो हम सारे पास पेपर के सवाल रील्स की सूरत में पहले अपलोड कर चुके थे। अपने बच्चों को बाद में पढ़ा रहे, दूसरों के बच्चों को पहले पढ़ा दी। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड having molecular mass 188 gives carbon is equals to 12.8%, hydrogen is equals to 2.1%, and bromine is equals to 85.1%. Its molecular formula is पहला ऑप्शन CH2Br, दूसरा ऑप्शन C2H4Br2, तीसरा ऑप्शन C2H4Br, चौथा ऑप्शन CH2Br2, पांचवा ऑप्शन C2H2Br3, C2H2Br। ठीक है भाई, अब सवाल देखो, 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। 1 मिनट टाइम है, सॉल्व हम 10 सेकंड में करेंगे। 1 मिनट टाइम है, सॉल्व हम 10 सेकंड में करेंगे। कैसे? पूरी कहानी देने के बाद ऑप्शंस भी दे दी। इतना बड़ा और क्या देगा, ऑप्शंस दे दिए, जवाब पता चल गया। कैसे? सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन है और पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड में 12.8% कार्बन है, 2.1% हाइड्रोजन है, 85.1% ब्रोमीन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो, इन पांचों ऑप्शन में से किसका मॉलिक्यूलर मास 188 बन, कैलकुलेशन अच्छी होगी ना तो फौरन सोच लोगे। जैसे ब्रोमीन होता है 80, कार्बन होता है 12 और ये होता है 2, यानी 1 होता है इस वक्त 1। अब इन तीनों को प्लस करके सोचो, फौरन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऐसे देख के बताओ ये 188 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्या आंसर नहीं है। इस ऑप्शन को देखो, 80 2 है, 160, 160 और 24, 160 और 24 184, 184 और 4 188। आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। वरना सॉल्व करने का क्या तरीकेकार था,
इसको 12 से डिवाइड करते, इसको 1 से डिवाइड करते, इसको 80 से डिवाइड करते, फिर लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करते, एम्पेरिकल फॉर्मूला आता, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते। तो इतना नंबर थोड़ा काम थोड़ी करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं। सही है भाई, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने साथ साथ फौरन जवाब दे दिया, फौरन जवाब दे दिए, लारेब ने और तैयबा ने फौरन जवाब दे दिया। इसका मतलब है कि आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग कितनी हाई है, आप लोग के एडमिशन के चांसेस भी ज्यादा हैं। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने जवाब नहीं दिया उसको बोल रहा हूँ कि वो इसके चांसेस कम है, नहीं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है जिसकी वर्किंग दिखती है हम उसी के बारे में कह सकते हैं ना कि यार उसके चांसेस है, यानी जिसकी वर्किंग नहीं दिख रही उसके बारे में मैं कैसे कहूँ। तो आप लोग की क्रिटिकल थिंकिंग बेटा बहुत हाई है, और ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। फिर 2015 का एक सवाल, इतना मुश्किल सवाल है ये, इतना मुश्किल सवाल है, मैं क्या बताऊं। तो छोड़ो सवाल, रहने देते। सवाल में लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 1.6 grams of मीथेन। ये सवाल तो आप लोग की जो रेगुलर क्लास होती है उसके अंदर भी ये सवाल मैंने सॉल्व करवाया, आपके टेस्ट पेपर में भी ये सवाल था। ऑप्शंस 6.02 एक्सपेरिमेंट 23, दूसरा ऑप्शन 1.204 एक्सपेरिमेंट 23। अब ये भी पता था, चलो ये सवाल जिस साल आया था यानी 2015 में जब ये आया था तो 90% स्टूडेंट्स के लिए सवाल बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिन्होंने सवाल मार्क किया था, जो जवाब मार्क किया था वो करेक्ट आंसर ही नहीं था। सिर्फ फेडरल पंजाब बोर्ड और ए लेवल के बच्चों ने करेक्ट आंसर मार्क किया था, और 90% 90% स्टूडेंट्स हमारे जो सिंध में एमडी कैट देते हैं वो सिंध बोर्ड के होते हैं, उन सब ने गलत मार्क किया क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इस बात का। ऑप्शन सी 1.806 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन बी 2.408 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन ई 3.01 एक्सपोनेंट 20। वाह भाई, जवाब भी आना शुरू हो गया। अब देखो क्या फाइंड करना है एक्चुअली, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। उसने ये नहीं कहा मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स, उसने कहा 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equals to moles into Avogadro number into the total electrons. Moles mass divided by molecular mass, मास कितना गिवन है 1.6 और CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 16। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो वही एटॉमिक नंबर इसकी तो गिवन है कि कार्बन में है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन है टोटल 4, तो 6 और 4 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करो 1.6 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 10। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा डेसिमल राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, ये 1.6 क्या हो जाएगा 16, और 16 से 16 कैंसिल, और ये तो पहले हटा दो क्योंकि इसके मल्टीप्लाई होने पर ही तो ये 16 बना था। जवाब क्या बना, ये जो वैल्यू यहाँ सेंटर में लिखी यही जवाब है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जी बेटा,
सर लिख के आपने भेजा, यकीनन कोई कंफ्यूजन होगी। चार्ज ऑन आयन फाइंड करना भी सिखा दें। चार्ज ऑन आयन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तकरीबन ऐसा ही रहेगा। नंबर ऑफ चार्जेस equals to moles multiplied by Avogadro number multiplied by total charge। टोटल चार्ज का मतलब कि अगर +1, जैसे सोडियम +1 होता है, वो +1 यहाँ लिखो, और यहाँ पे एक वैल्यू का इजाफा होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। ये सवाल, ये वाला फॉर्मूला मैं आज से 3 साल पहले तक क्लासेस में लिखवाता था। फिर मैंने क्यों छोड़ा, मैंने देखा इससे सवाल ही नहीं आ रहा, तो फजूल में बच्चों को तंग क्यों करें। दिख रहा है ये फॉर्मूला बेटा आपको, या साफ सुथरे अंदाज से दोबारा लिख दूं? अच्छा भाई, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये चार्ज ऑन आयन का नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस का है, पहली बात। दूसरी बात, ये 2017 का सवाल, ये 2018 का सवाल, और कल जैसे प्रॉमिस किया था 2000 से लेकर 2018 तक के पास पेपर सॉल्व करेंगे। 19-20 मैंने कहा था आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, 21-22 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो एज पर प्रॉमिस 2000 से लेकर 2018 तक के 18 साल के सवालात को हमने आपके आगे सॉल्व करवा दिया। जितनी आपकी उम्र है उतने साल के सवाल करवा दिए हमने। What is the volume in centimeter cube of 3.01 exponent 23 molecules of O2 and STP? सॉल्व करने के लिए अब यार, इस ये 17 का सवाल है ना, तो 16 साल के सवाल सॉल्व करने के बाद 17वें साल में इतनी तो नॉलेज हो गई कि दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द एवोगैड्रो नंबर। ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के हाफ है, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे? 0.5। सवाल कह रहा है वॉल्यूम निकालो सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू क्या होती है? 22,400। 22,400 का हाफ करो, क्या बनेगा? 11,200। तो ये 11,200 ऑप्शन डी। सर डी।
और ये सवाल देखो, इतना मुश्किल सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ लिया आप लोगों से। तो भाई अगर कोई नंबर लेस देन 1 हो तो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल के जीरोस काउंट नहीं होते, तो इन दोनों को किया इग्नोर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 2000 till 2018 चैप्टर 1 डन एंड डस्टेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैंने बोला ना पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कभी जिंदगी रही आप लोगों की, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ये कहानी के पाकिस्तान जिंदाबाद के पीछे की कहानी क्या। तो भाई कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई टेंशन, तो चैट पे सेंड कर दो। सर पीएसटी पढ़ी है हमने, क्या हो गया बेटा? पीएसटी में इसका जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहा हूँ। इसका जवाब उन दरो दीवार में है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के आंसुओं को देखे हैं, बहुत सारे लोगों की आहों को सुना है। और भी बहुत गम की बात है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, बोलते बोलते रो जाऊंगा। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा भाई, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो। चैप्टर 1। और इस पे फिर एक और मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग अपने फिर बाद में देख सकते हैं। सर आईजेटी की पिक सेंड कर दे ग्रुप में प्लीज। हाँ बेटा, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं उसकी तस्वीर सर जुनेद को, और सर जुनेद उसकी तस्वीर आप लोगों को सेंड कर देंगे। इस तरह के और सवाल कहाँ से सॉल्व करें? इसी तरीके के सवालात अगर आपको रेड स्पॉट में मिलते हैं तो सॉल्व करना। इससे ज्यादा मुश्किल सवालात अगर कहीं पे भी हो, क्योंकि रेड स्पॉट का मैंने नाम लिया, ए लेवल्स के पास पेपर की बुक है 1000 MCQs ऑफ केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। यार देखो, ये प्री मैट कैसी है, मैड एंगल कैसी है, नियर पेयर कैसा है, और एक और है नाइट, प्रेप नाइट। इस पे भाई मैं कोई भी अपना जिसे बोलते हैं ना नजरिया नहीं पेश कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आ गई लालच। मैंने तुम लोगों को बहुत बार समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अभी इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कांटेक्ट करके जो है ना मुझे मेंटोर बनाया है, और अभी वो लोग मुझे पैसे भी देंगे, तो अब मैं बुराई थोड़ी कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि भाई कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, कोई भी किताब खरीदो, लेकिन उसमें से सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल प्रैक्टिस करो। चाहे मैड एंगल हो, चाहे प्रेप नाइट हो, चाहे प्री मैड हो, चाहे नियर पेयर हो। अगर पास्ट पेपर्स के अलावा सवाल सॉल्व करने जाओगे तो लाजमी फिर वहां पे इररेलेवेंट सवाल भी आप लोगों को मिलेंगे, और फिर उन इररेलेवेंट सवाल में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? और अगर पास पेपर कर लिए तो भाई और क्या चाहते हो? अरे भाई चाहते क्या हो? पास पेपर्स हो गए तो उसके बाद आप कुछ भी कर लो,
कुछ भी कर लो, कोई से भी सवाल को सॉल्व कर लो, सॉल्व हो रहा है हो जाए, नहीं हो रहा तो उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो, किसी एक दिन सॉल्व हो जाए, लेकिन उस दिन रोने ना मत बैठ जाना सर ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। हनी सीजन की प्रैक्टिस बुक में लॉग 4500 पूछा था मैंने, कितनी मेहनत की, तो अब देखो ना सवाल पढ़ के इतना आइडिया भी हो जैसे लॉग 4500 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछ सकते। ठीक है, और ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तो हर साल की रूटीन है, हर साल प्री मेडिकल वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने 11th ग्रेड में आते हुए प्री मेडिकल सेलेक्ट किया था ना, उसी दिन आप लोगों ने ये लिख कर दे दिया था कि हमें अपनी जिंदगी में सुकून, खुशी, आराम नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? रोना धोना, टेंशन, परेशानी, फिकर, 3 दिन से सोया नहीं हूं, ये सब। हम्म। कभी अपना कंपैरिजन किसी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ करना, उसका एप्टीट्यूड और आपके एप्टीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है, और उसके 4 साल की पढ़ाई और आपके 5 साल की पढ़ाई में बहुत सारे आसमानों का फर्क है। तभी ई कैट के बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और एम कैट के बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यह है कि आपके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होगा, आपकी मेंटल प्रेशर हैंडलिंग का भी टेस्ट होगा, डेडलाइन मीट करने का भी टेस्ट होगा। हर एक लिहाज से देखा जाएगा कि भाई क्या आप इतने काबिल हैं, क्या आपके हाथ में हम कुछ औजार पकड़ा दें और एक बंदे को बेहोश करके छोड़ दो तो आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये चेक करना होता है, इसलिए आप लोगों के साथ इतने टेस्ट और इतना सब कुछ किया जाता है कि भाई कंफर्म हो जाए कि जो सबको पास करके गुजर रहा है ना वो इतना नेक हो चुका है, उसमें इतना दर्द दिल आ चुका है, क्या गलत करेंगे, यहाँ पे बेहोश आदमी गुर्दा निकाल के बेच दो तुम लोग। तो जो असली डॉक्टर होता है वो नहीं करता ये सब, क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द दिल होता है। अच्छा, आप मुझसे आइडियाज मत लो, गुड आइडिया किडनी बेचने को गुड आइडिया कंसीडर कर रहे हैं लोग। कोई सवाल है चैप्टर से रिलेटेड तो पूछो, वरना अल्लाह हाफिज करो, कल पढ़ेंगे बाकी। ठीक है भाई। सर आपने 3 इडियट नहीं देखी, डॉक्टर के दिल में दर्द वर्द नहीं होता, अरे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो पता है इसी वजह से जो है तुम लोगों को टेंशन है, तुम लोगों को फिल्में सही नहीं याद रहती ना, मुझे देखो किस जमाने में मैंने देखी थी, आज भी याद। देखो लेकिन एंड में जीत किसकी हुई थी? जिसके दिल में दर्द था। ओके भाई, इस अपनेपन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।